हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 11 के साइकोलॉजी का 5th चैप्टर है ये एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। इस पार्ट के बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परसेप्शन के बारे में कि परसेप्शन क्या होता है और कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं परसेप्शन के, वो सारे हमने जाने थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द परसेप्शन ऑफ स्पेस, डेप्थ एंड डिस्टेंस। सबसे पहले स्पेस होता क्या है? तो ऐसा कोई भी जो एक जगह है जहाँ पे थिंग्स मूव कर रही हैं, सब कुछ, ये जो सारी दुनिया है ये स्पेस है जहाँ पर भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और वो मूव कर रही हैं। ठीक है। और स्पेस क्या होती है? एक्चुअली स्पेस में जो चीज़ें, स्पेस 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो है वो चीज़ें मूव कर सकती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। और इसमें जब हम किसी भी 3 डायमेंशन स्पेस में किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो वो उसमें दो और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ डेप्थ एंड डिस्टेंस। ये दो जो टर्म्स हैं ये स्पेस से रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हम डेप्थ का यूज़ करते हैं। डेप्थ मतलब जनरल वर्ड मीनिंग जो होती है डेप्थ की, वो होती है गहराई। तो गहराई यानी कितनी दूर तक हम देख रहे हैं, जो भी हम सड़क पर देखते हैं, हम उसको हम डेप्थ जो क्या कहते हैं टर्म होता है, जो भी डेप्थ कॉन्सेप्ट होता है, उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जज करते हैं ड्राइव करते वक्त कि गाड़ी जो है वो कितनी जगह है, कितनी जगह से निकल पाएगी और कितनी जगह से नहीं निकल पाएगी। और डिस्टेंस की मदद से हम ये देखते हैं कि सामने से आ रही गाड़ी हमसे कितनी दूर है। अगर हम यही नहीं समझ पाएंगे, अगर हमें लगेगा कि गाड़ी अभी बहुत दूर है बट एक्चुअली उसका डिस्टेंस हमसे कम है, तो क्या होगा? कोलिजन हो जाएगा हम, क्योंकि उसको जाने के लिए स्पेस नहीं दे पाएंगे। या जो भी हैं ऐसी सारी चीज़ें जो जजमेंट होती है, हम वो डिस्टेंस और डेप्थ की मदद से करते हैं। तो किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में ये सारा काम हो रहा है विच इज़ जिसे हम स्पेस कहते हैं, और उसमें डिस्टेंस और डेप्थ की मदद से हम चीज़ों को जज करते हैं। अब डेप्थ को जज करने में हमें इंफॉर्मेशन दो सोर्सेज से मिलती है जिन्हें हम क्यूज़ कहते हैं। क्यूज़ का मतलब क्या होता है? क्यू को आप समझ सकते हैं क्लूज़ से, यानी कुछ ऐसे हिंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे क्यूज़ हैं जिनके मदद से हम लोग डेप्थ को किन किन तरह से, किन किन फॉर्म्स में जज करते हैं, वो अब हम लोग जानेंगे। तो पहला होता है मोनोक्यूलर क्यूज़। मोनो मतलब वन और क्यूलर का मतलब होता है आईज या विजन। तो मोनोक्यूलर क्यूज का मतलब जिन ऐसे क्यूज जिनको हम एक आंख से देखकर भी समझ सकते हैं। ठीक है, एक आंख से देखकर जज कर सकते हैं, जिसमें दोनों आंखों की ज़रूरत नहीं। मतलब आप एक आंख से भी उस चीज़ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे जब आप निशाना लगाते हैं शूटिंग में, तो आप क्या करते हैं, एक आंख बंद करके आप उसको उस एम को उस पॉइंट को एम करते हैं। तो उसी तरीके से कुछ ऐसे क्यूज़ हैं जो जिन्हें आप एक आंख से देखकर समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये ऐसे क्यूज़ हैं जब कोई पेंटर जो है वो कोई पेंटिंग बनाता है, कोई आर्टिस्ट कोई पेंटिंग्स बनाता है, तो उसमें ऐसे क्यूज़ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हम उस पिक्चर की, मतलब उस पिक्चर को इन डेप्थ हम देख सकते हैं। जैसे बहुत सारी पिक्चर्स आप देखते हैं तो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये एक्चुअली में, मतलब लगता है कि सच में कोई इंसान है। लाइक 3D कोई पिक्चर्स होती हैं, तो वो सब क्या, वो ऐसे कैसे दिखती हैं, 3D कैसे दिखने लगती हैं? बिकॉज ऑफ द क्यूज़ दैट आर पुट इन टू दैट पिक्चर। तो सबसे पहला मोनोक्यूलर क्यू होता है वो होता है रिलेटिव साइज। यानी कोई भी चीज़ जो हमसे दूर है वो हमें छोटी दिखती है, और कोई भी चीज़ जो हमारे पास है वो हमें बड़ी दिखती है। जैसे ये ट्री है, तो जो ट्री दूर है वो आपको छोटी दिख रही है, बट जो ट्री पास में है वो बड़ी दिख रही है। बट एक्चुअल में ये दोनों ट्रीज की साइज़ क्या होगी? सेम होगी। तो आप जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ से आप दूर में देखेंगे तो आपको सब चीज़ें छोटी दिखाई देंगी, और पास में देखेंगे तो बड़ी दिखाई देगी। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो दूर से आपको वो कार छोटी दिखाई देती है, पर जैसे जैसे वो नज़दीक आती है वो अपने प्रॉपर साइज़ में आपको दिखाई देती है। तो दिस इज द रिलेटिव साइज़। सेकेंड क्यू क्या होता है? इंटरपोजिशन और ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो चीज़ें, हम जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को ओवरलैप करता है, तो जो चीज़ें पीछे होती हैं वो छोटी नज़र आती हैं, और जो चीज़ सबसे आगे होती है वो हमें बड़ी नज़र आती है। ठीक है, मतलब पास नज़र आती है, और जो चीज़ें पीछे होती हैं वो हमें दूर नज़र आती हैं। जैसे इन दिस डायग्राम जो ट्राइंगल है वो हमें दूर नज़र आ रहा है, और सर्कल जो है वो हमें पास नज़र आ रहा है। बल्कि सब कुछ बना एक ही सरफेस पर है, एक ही पेज पर हमने ये तीनों शेप्स बनाए हुए हैं, बट बिकॉज दे आर ओवरलैपिंग तो ये सर्कल हमें लग रहा है कि हमारे ज़्यादा पास है और ट्राइंगल हमसे दूर नज़र आ रहा है। लीनियर पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स अपीयर टू बी क्लोजर टुगेदर दैन द नियरर ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे आप रेलवे ट्रैक को देखते हैं, या व्हेन यू आर मूविंग, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, या रोड को आप देखते हैं, तो जैसे जैसे वो दूर तक क्या होता है, मिलता हुआ दिखता है। जैसे होराइजन जो पॉइंट होता है वहाँ पर आसमान और ज़मीन मिलते हुए दिखते हैं। तो हम क्या समझते हैं इससे कि जब हम दूर को देखते हैं, जो भी चीज़ें दूर हैं वो ज़्यादा पास पास नज़र आती हैं।
रादर दैन जब वो हमारे पास है तो वो दूर दूर नज़र आती है। जैसे इस रेलवे ट्रैक पर, यहाँ पर तो ये ट्रैक्स जो है वो दूर दूर नज़र आ रही हैं, बट जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है और वो हमसे दूर हो रही है, वो वहाँ पर मिलती हुई नज़र आती हैं। तो दिस इज़ लीनियर पर्सपेक्टिव। एरियल पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है कि एयर में कुछ ऐसे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हमसे दूर हैं, वो हमें क्या ब्लर नज़र आती हैं। जैसे कोई भी ड्राइंग आप देखते हैं तो उसमें जब जैसे मान लीजिए ये ऐसे माउंटेन्स का एक ड्राइंग है, तो उसमें आप देखते हैं कि पीछे जो दूर के पहाड़ हैं उन्हें दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, शेड लाइट कर देते हैं कलर का, या हम उसको ब्लर ब्लर दिखाते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो चीज़ें वो पार्ट दूर है, और जो चीज़ें पास है वो हम कैसे दिखाते हैं, हम उसको डार्क शेड में दिखाते हैं, वो क्लियर दिखती है। तो दिस इज नोन एज एरियल पर्सपेक्टिव। फिफ्थ इज़ द लाइट एंड शेड, यानी लाइट किस तरीके से लाइट पड़ रही है, किस डायरेक्शन से किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है, उसकी शैडो कैसी बन रही है। तो उसमें कुछ जब जिस तरफ लाइट पड़ेगी वो पार्ट तो हमें बहुत क्लियर दिखाई देगा, उसके सारे फीचर्स हमें क्लियर दिखाई देंगे, बट अदर पार्ट जो होगा वो हमें डार्क दिखाई देगा। तो लाइट एंड शेड से भी हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। उसकी साइज़, अब जैसे सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि लाइट जिस तरह से पड़ रही है उसकी शैडो इधर पड़ रही है, तो हमें लग रहा है कि ये ऐसे ओवल शेप है, ठीक है, बट इस वाली पिक्चर में हमें क्या लग रहा है कि ये सर्कल है। तो दिस इज हाउ लाइट एंड शैडो जो भी उसकी बनती है, दिस अफेक्ट द परसेप्शन ऑफ डेप्थ एंड वॉट एवर वी सी इन द पिक्चर। अब रिलेटिव हाइट का मतलब क्या होता है कि जो भी लंबी चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा पास लगती हैं और जो छोटी चीज़ें हैं वो हमें दूर लगती हैं। अब ये जो रिलेटिव साइज़ था उसी का वाइस वर्सा है रिलेटिव हाइट, यानी उसमें क्या था कि जो चीज़ें दूर थी वो हमें छोटी लग रही थी, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो चीज़ें छोटी हैं वो हमें दूर लग रही हैं। तो उल्टी बात है बस। तो जो चीज़ें छोटी हैं वो हमें दूर लग रही है और जो चीज़ लंबी है वो हमें क्या लग रहा है, पास लग रहा है। अब टेक्सचर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जितना पास कोई भी चीज़ दिख रही है हमें, उतना ज़्यादा उसकी सारी डिटेल्स हमें अच्छे से समझ में आ रही हैं, और जैसे जैसे हम दूर देख रहे हैं तो वो वहाँ पर चीज़ें बहुत डेंस होती जा रही हैं और वहाँ पे हमें उसकी डिटेल्स नहीं समझ में आ रही हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, तो हमें ज़मीन पे जितने क्रैक्स हैं और जो भी उसकी डिज़ाइन है, सारा टेक्सचर उसका जो भी है सब हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, बट दूर हम देख रहे हैं तो वहाँ पर इतना डेंस हो गया है कि हम उसके फीचर्स नहीं समझ सकते। तो दिस इज नोन एज टेक्सचर ग्रेडियंट। नाउ एट्थ इज द मोशन पैरालैक्स एंड दिस इज द लास्ट मोनोक्यूलर क्यू। अब ये काइनेटिक मोनोक्यूलर क्यू होता है, यानी मूवमेंट से रिलेटेड होता है, इसलिए पिक्चर्स में तो ऑब्वियस सी बात है नहीं दिखेगा, बिकॉज पिक्चर्स क्या होती हैं, स्टैटिक होती हैं। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिस्टेंस से देखते हैं तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो हमें अलग अलग स्पीड पे दिखाई देती है, अकॉर्डिंग टू आर रिलेटिव स्पीड, जिस स्पीड से हम मूव कर रहे हैं। तो जो चीज़ें पास हैं वो हमें तेज़ मूव करती हुई दिखाई देती हैं और जो चीज़ें दूर हैं वो हमें स्लो मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे इस वीडियो में पास की बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या हैं, वो फास्ट मूव करते हुए दिखाई दे रही हैं, और पीछे की बिल्डिंग्स जो हैं वो क्या, स्लो मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। दिस इज द मोशन पैरालैक्स एंड दिस इज द लास्ट मोनोक्यूलर क्यू। नाउ कमिंग टू द बाइनोक्यूलर क्यूज, ये 3 ही होते हैं एंड इसमें थोड़ा बायोलॉजिकल और वो सारे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे क्यूज जिन्हें देखने के लिए, जिन्हें समझने के लिए हमें दोनों आंखों की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज बाइनोक्यूलर क्यूज। सबसे पहला होता है रेटिनल और बाइनोक्यूलर डिस्पेरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो दोनों आंखें हैं वो कुछ डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उनके बीच में रहता है, विच इज़ जो मिनिमल होता है, दैट इज़ अबाउट 6.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है, वो डिस्टेंस जो है वो हमारी दोनों आंखों के बीच में है। इस डिफरेंस की वजह से जो इमेज, ऑब्जेक्ट तो सेम जगह पर है, तो इसकी वजह से जो हमारी दोनों आंखों में जो इमेजेस बनती हैं वो अलग अलग बनती हैं। उसमें कुछ तो डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट तो हम सेम देखते हैं बट थोड़ा डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो उसी डिसिमिलैरिटी की वजह से चीज़ें हमें अलग अलग समझ आ सकती हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, मतलब अगर जो दोनों इमेजेस बन रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो वो चीज़ें हमें क्लोज दिखाई देंगी, ठीक है। और जो भी अगर डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो बहुत स्मॉल है, छोटा सा है, तो हमें वो चीज़ें दूर दिखाई देंगी। तो रेटिनल डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी दो इमेजेस दोनों आंखों में बन रही हैं उनके बीच में जो थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, दैट इज नोन एज द रेटिनल डिस्पैरिटी। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे बचपन में आप लोग खेलते भी रहे होंगे, जब आप किसी एक चीज़ को बहुत नज़दीक लाते हैं एंड देन यू लुक एट इट, तो आपकी जो दोनों आइरिस होती है वो क्या होती है, वो कन्वर्ज होने लगती है, वो आपके नोज़ की तरफ दोनों ही मूव करके पहुंचती हैं। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस। यानी कोई भी चीज़ अगर वो बहुत ज़्यादा पास है तो हमारी आइरिस क्या होती है, आइज़ जो है वो हमारी उधर बहुत ज़्यादा पास आ जाती हैं, क्योंकि वो फोविया पे उस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है।
तो जब आप कैसे समझ सकते हैं कि जैसे जब आप अपनी एक फिंगर को अपनी आंखों के पास लाएंगे तो उस फिंगर को देखने के लिए आपकी दोनों आइरिस पास पास आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। बट जैसे जैसे आप उस उंगली को दूर करेंगे, आपकी आइरिस जो है वो अपनी प्रॉपर स्पेस पर आ जाएंगी। ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा उनके डिस्टेंस में। तो दिस इज नोन एज कन्वर्जेंस। और जैसे जैसे दूर होता जाता है ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे कन्वर्जेंस कम होती जाती है। नाउ थर्ड इज द एकोमोडेशन। एकोमोडेशन हमने पढ़ रखा है लास्ट क्लास में, जिसमें हमने ह्यूमन आई वाला पार्ट कवर किया था। एकोमोडेशन का मतलब होता है कि लेंस जो होती है हमारे आंखों में, जो कि सिलियरी मसल्स जिसको पकड़ के रखती हैं, वो जो है वो अपना शेप चेंज करती है चीज़ों को फोकस करने के लिए रेटिना पे। अब कोई चीज़ अगर दूर है तो लेंस जो है वो क्या करती है, फ्लैट हो जाती है, ताकि वो लंबी हो जाए और दूर से जो बिखरी हुई बहुत सारी रेज आ रही है उसे अच्छे से वो कॉन्सेंट्रेट कर दे रेटिना पे और इमेज फॉर्म हो जाए। और अगर कोई चीज़ पास है तो लेंस क्या है, थोड़ी छोटी हो जाती है, ताकि उसकी जो रेज हैं उसे भी वो अच्छे से कन्वर्ट करके रेटिना पर इमेज बना पाए। तो ये जो शेप में चेंजेस आते हैं, लेंस की शेप में चेंजेस आते हैं, इसे हम अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, अब दीज मसल्स क्या करती हैं, थिकनेस चेंज करती हैं। कौन सी मसल्स? सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स लेंस को पकड़ के रखती हैं और वही जो है वो लेंस को फ्लैट करती हैं खींचकर, या फिर बल्ज कर देती हैं। और कहता है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट गेट्स अवे मोर दैन 2 मीटर्स द मसल इज रिलैक्स। अगर 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस यानी दूर चली जाती है तो वो रिलैक्स हो जाती है, यानी उसको फ्लैट हो जाती है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करके थिक हो जाती है। दिस इज नोन एज अकोमोडेशन। ये क्या थे आपके बाइनोक्यूलर क्यूज। नाउ परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज क्या होती हैं? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो जब हमने उसका एक परसेप्शन अपने माइंड में बना लिया, कोई इमेज हमारे माइंड में फॉर्म हो गई, तो हो सकता है कि उस स्टिमुलस में, उस ऑब्जेक्ट में कुछ चेंजेस भी आएँ, बट हमारा सेंसरी रिसेप्टर जो है वो उस चीज़ को कांस्टेंट ही लेता है। मतलब जैसे हमने उसका परसेप्शन बनाया हुआ है, उस परसेप्शन में कोई चेंज नहीं आता है। दिस इज नोन एज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, यानी आपका परसेप्चुअल कांस्टेंट बना हुआ है। तो द परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज रिलेटिवली स्टेबल इन स्पाइट ऑफ चेंजेस इन द स्टिमुलेशन ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स इज कॉल्ड परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी। यानी हमारे रिसेप्टर्स को कुछ तो चेंजेस दिख रहे होते हैं, बट स्टिल जो हमारा परसेप्शन है वो नहीं चेंज होता। अब ये 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है शेप और या फॉर्म कॉन्स्टेंसी भी हम उसे कहते हैं। यानी कोई भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने चीज़ पहले देख रखी है, फेमिलियर मतलब जिस चीज़ से हम पहले से वाकिफ़ हैं, तो जो चीज़ें हमने पहले से देख रखी है कोई ऑब्जेक्ट, उसका जो शेप होता है, अगर उसके मतलब हमारे रेटिना में अगर उसकी इमेज कुछ और तरीके से भी, अब उसमें कुछ चेंजेस भी फॉर्म हो रहे हैं, फिर भी जो है वो हम हमारे दिमाग में जो उसकी इमेज एक बनी हुई है, हम उसी को सच मानते हैं, वो कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए जो शेप का कांस्टेंट रहना है, इसे हम शेप कांस्टेंसी कहते हैं। साइज कांस्टेंसी का मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हमने जो साइज परसीव कर रखा है, जो हमने साइज उसका पहले से समझ रखा है, अगर उसमें कोई चेंजेस भी आते हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस या कोई भी, तो हमारे दिमाग में ये परसेप्शन है कि हाँ उस, अब भाई कोई कार है, अगर आपको पता है कि उस कार की साइज़ कितनी है, आपने पहले देख रखा है पास से, तो अगर वो कार दूर भी चली जाएगी तो वो दिख तो आपको छोटी रहेगी ना, बट आपको पता है कि उसकी एक्चुअल साइज़ कितनी है। तो इसे हम क्या कहते हैं, साइज कॉन्स्टेंसी कहते हैं। और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी का क्या मतलब होता है कि अलग अलग लाइट के अंदर भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो कैसी दिख रही है। मतलब अगर हमने नॉर्मल लाइट के अंदर में उसको देख रखा है कि वो कैसा दिखता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो चाहे लाइट बढ़ जाए, चाहे घट जाए, चाहे इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, हम समझ लेंगे कि वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में, हमारे दिमाग में ये फिक्स है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता होगा, एंड दिस इज नोन एज ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी। नाउ कमिंग टू इल्यूजन्स। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। कोई भी चीज़ जो एक्चुअल में वैसी नहीं है, बट सिर्फ हमारे मन में ऐसा आता है कि हमने कोई चीज़ को देखा, या कोई चीज़ कैसी लगी हमें, किसी चीज़ की प्रेजेंस हमें लगी जो कि एक्चुअली नहीं है ऐसा, बट हमें सिर्फ लगा ऐसा, उसे हम इल्यूजन कहते हैं। यानी कोई भी भ्रम हुआ, हमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई किसी चीज़ को लेके। तो एनी मिस परसेप्शंस, जो कि किसी मिस इंफॉर्मेशन का कोई भी हमने मिस इंटरप्रेट कर लिया है, हमारे सेंसरी ऑर्गन को लगा कि ऐसा शायद है बट ऐसा होता नहीं है, उसे हम इल्यूजन कहते हैं। और ये बहुत सारी एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से ऐसा हमें इल्यूजन हो सकता है, या बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं हर इंडिविजुअल के, उनकी वजह से उन्हें इल्यूजन्स हो सकते हैं। और इल्यूजन को इसीलिए हम प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। कुछ इल्यूजन्स जो हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी जो सबको होते हैं, कुछ इल्यूजन्स ऐसे हैं, ठीक है। बट कुछ इल्यूजन्स ऐसे होते हैं कि जो पर्सनल होते हैं लोगों के, वो हर किसी को ऐसा इल्यूजन नहीं होगा। तो कुछ इल्यूजन्स यूनिवर्सल हैं और कुछ जो है वो पर्सनल हैं। ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स में आप क्या देखेंगे कि ये दोनों लाइंस एक्चुअली में सेम लेंथ की हैं, बट बिकॉज इनका एंड जो है वो एक इनवर्ड्स है और एक आउटवर्ड्स है, आपको लगेगा कि ये नीचे वाली लाइन जो है वो ज़्यादा लंबी है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, और ऊपर वाली लाइन आपको शॉर्ट लगेगी लेंथ में। ये एक इल्यूजन है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। सिर्फ अब ये लेंथ देखिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की बिल्कुल सेम लेंथ है, बट सिर्फ उनका एंड जो है वो ऐसा है, एक्सटेंडेड है एक का एंड और एक का एंड अंदर की तरफ है, इसलिए आपको वो इल्यूजन हो रहा है। एक होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन।
मतलब दोनों लाइंस की लेंथ बिल्कुल सेम है, बट एक हॉरिजॉन्टली लेड है और एक वर्टिकली लेड है, तो वर्टिकल वाली लाइन आपको ज़्यादा लंबी दिख रही है इन कंपैरिजन टू द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम कहते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इल्यूजन, और ये सबको ही होता है, ऑलमोस्ट सबको होता है। अपरेंट मूवमेंट इल्यूजन का मतलब क्या होता है, ये मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इल्यूजन होते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या मतलब होता है कि जिसमें कोई स्टैटिक इमेज है, कोई स्टैटिक इमेज मतलब समझते हैं, मूवमेंट उसमें कुछ हिलडुल नहीं रहा है, नॉर्मल फोटो है, और वो हमें कैसी चलती फिरती मूवमेंट उसमें कुछ हमें दिखाई देता है। और ये क्यों होता है, कुछ हमारे कॉग्निटिव इफेक्ट्स की वजह से होता है, जो उस पिक्चर के कुछ कलर, कुछ डिज़ाइन, उन सब शेप्स, जो भी चीज़ें उसके फीचर्स हैं उस पिक्चर में, वो हमारे दिमाग में एक ऐसा इफेक्ट लाते हैं, एक ऐसा इल्यूजन पैदा करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट, वो पिक्चर मूव कर रही है, जैसे दिस पिक्चर नाउ। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कुछ तो मूवमेंट, कुछ लाइंस में मूवमेंट होगा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द शेप, बिकॉज ऑफ द डिजाइन, बिकॉज ऑफ द कलर्स दैट आर यूज्ड इन दिस पिक्चर। और इसको हम एक फाई फिनोमिनन भी कहते हैं। ठीक है, अब एक मूवमेंट जहाँ पर एक पिक्चर है, अब उसमें एक्चुअल में तो वो सिर्फ एक स्टैटिक पिक्चर है, जैसे सेकंड वाली आपको दिख रही है, ये एक स्टैटिक पिक्चर है, बट अगर हम उसमें ब्लिंक करते हैं, अगर उसमें लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है, ठीक है, तो वो हमें लगेगा कि एक्चुअल में वो मूव कर रही है। अब यहाँ पर एक गाड़ी है और एक रोड है, ठीक है, अगर ये सिंपल अभी तो पिक्चर दिख रही है, बट नाउ अब आपको लग रहा होगा कि वो गाड़ी क्या है, उस रोड पर आगे बढ़ रही है। ऐसा क्यों लग रहा है, दिस इज एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन, या इसे हम फाइव फिनोमिनन भी कहते हैं। ये एक जनरल इल्यूजन है जो सबको हो सकता है, यूनिवर्सल इल्यूजन है। तो दिस इज ऑल अबाउट एपरेंट मूवमेंट इल्यूजन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर के एंड में एक छोटा सा और टॉपिक है कि सोशो कल्चरल क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे जो भी परसेप्शन होते हैं उसके ऊपर। हमारी परसेप्शन, हम किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारी धारणा होती है, वो हमारे कल्चर और जो हमारे मतलब जैसे भी सराउंडिंग में, जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो हमारी सोच को अफेक्ट करता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी चीज़ को देखने का जो हमारा नज़रिया होगा, वो अफेक्ट होगा किस चीज़ से, जैसे भी हमारी सोच अभी तक शेप कर दी गई है, ठीक है, तो उससे भी फर्क पड़ता है। इतनी सी बात उसमें थी, और उसमें कुछ ऐसा खास थ्योरी या कुछ पॉइंट नहीं था। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे सिक्स्थ चैप्टर। और आई होप ये अच्छे से आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाउट अपना लिख सकते हैं, और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।